नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली 3 वीडियो में भारत का जो राजनीति का इतिहास है उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम क्या बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे भारत के अंदर जो अंग्रेजों का जो शासन की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, उसका एक ओवरव्यू लेंगे। मतलब पिछली 3 वीडियो हैं उनको हम कंक्लूड करके हमने उनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो तीनों वीडियो के अंदर में जो 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, उससे लेकर और 1947 में जो भारत देश आज़ाद हुआ उससे वहां तक जो है हमने दोस्तों सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है कि कैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने जो है शासन की शुरुआत की थी और कैसे उन्होंने भारत के अंदर राज किया और उसके बाद में 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ और ब्रिटिश भारत के 2 हिस्से बने, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत के अंदर वो 1600 ईस्वी में आई थी। ये 1600 ईस्वी में आई थी दोस्तों व्यापार करने से संबंध में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी दोस्तों भारत के अंदर कब आई थी, वो 1600 ईस्वी में भारत के अंदर आई थी और उन्होंने अपना शुरुआत में व्यापार स्थापित किया था। तो व्यापार स्थापित करने के बाद दोस्तों हुआ क्या था, उसकी महत्वपूर्ण घटना के बारे में ये जान लेते हैं कि जैसा हमें पता है कि शुरुआत में उसने जो है बंगाल, मद्रास और बॉम्बे 3 प्रांतों के अंदर जो है दोस्तों गवर्नर स्थापित किए, अपने व्यापार को बढ़ाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया। उसके बाद में हुआ क्या दोस्तों, उनका व्यापार जैसे ही अच्छा चलने लगा, तेजी से बढ़ने लगा, तो उन्होंने जो है भारत के अंदर शासन करने की सोची। और उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, मुगलों के जो सम्राट थे, मुगलों से उनके जो है दोस्तों युद्ध होने स्टार्ट हो गए। तो इसी प्रकार दोस्तों 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ उसी से संबंधित हैं। ये दोनों जो युद्ध हुए थे दोस्तों, इनके अंदर अंग्रेजों की विजय हुई थी और अंग्रेजों ने इसके अंदर जीत हासिल करने के बाद भारत का शासन की जो है कमान अपने हाथ में संभालनी शुरू कर दी थी। भारत के अंदर जो है अंग्रेजों ने शासन की नींव रख दी थी। तो नींव रखने के बाद हुआ क्या दोस्तों, वहां से काफी रेगुलेटिंग एक्ट हुए। काफी रेगुलेटिंग एक्ट ये कौन से थे दोस्तों, ये वो एक्ट थे जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट बनाती थी भारतीयों के लिए कि अंग्रेजों जो है दोस्तों भारत के अंदर शासन किस प्रकार चलाएंगे, उनसे संबंधित ये एक्ट थे। तो इन एक्टों के अंदर क्या बोला गया है उनको देख लेते दोस्तों। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था कि जैसा हमने आपको बताया कि उससे पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास 3 प्रांत थे और तीनों प्रांतों के अंदर एक एक गवर्नर थे। गवर्नर यानी एक एक उनके अंदर संचालक थे। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, बंगाल जो था वो महत्वपूर्ण प्रांत था और बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो गवर्नर जनरल बने दोस्तों, इनके अंदर में जो है बाकी जो 2 प्रांत थे उनके गवर्नर भी इनके अंडर में आते थे, यानी इनको जो है सर्वोच्च गवर्नर माना गया भारत के अंदर। तो पहले जो गवर्नर जनरल बने वो कौन थे, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो लॉर्ड वारन हास्टिंग थे दोस्तों। जो पहले गवर्नर जनरल बने वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड वारन हास्टिंग्स। उसके बाद अगला इवेंट, महत्वपूर्ण इवेंट क्या हुआ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता के अंदर में। प्रथम बार जो हमारी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है जो नई दिल्ली में स्थित है, उसकी स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में कोलकाता में। और उसके अंदर जो है दोस्तों 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम वो थे दोस्तों सर एलिजा इम्पे। इससे अगला अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों देखें तो 1853 के जो एक्ट हैं उससे संबंधित है। मैकुले कमेटी जो आई थी, मैकुले कमेटी इसको इसलिए बोला गया दोस्तों, ये लॉर्ड मैकुले की अध्यक्षता में आई थी। लॉर्ड मैकुले को दोस्तों जो है अंग्रेजी का, भारत के अंदर जो है अंग्रेजी का जो है आविष्कारक भी माना जाता है। और ये जो कमेटी थी दोस्तों, इसका क्या था, इसकी ये रिकमेंडेशन थी कि भारतीयों को भी इंडियन सिविल सर्विस के अंदर में नियुक्ति की जाए, भारतीयों को भी कंपटीशन देके प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जो है भारतीयों का चयन भी, जो भारत की लोक सेवा है उसके अंदर भारतीयों का चयन भी होना चाहिए। मैकुले कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी। उसके बाद हुआ क्या था दोस्तों कि 1858 ईस्वी के अंदर भारत का शासन अधिनियम आया। और भारत शासन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें दोस्तों, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल पहले बनाया गया, फिर उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। ये दोस्तों थे कुछ नहीं, आदमी वही थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वही उनको जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को ही भारत का वायसराय बनाया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाता है कि पहले वायसराय कौन बने, ये हो जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे दोस्तों वो भारत के पहले वायसराय बने। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में काफी बार कि पहले वायसराय कौन थे भारत के, जो लॉर्ड कैनिंग थे।
उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1861, 1892 और 1909 के भारत शासन अधिनियम आए थे। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, जब लॉर्ड कैनिंग जो भारत के शासक, भारत के जो वायसराय बने थे, 1858 के अंदर जो अधिनियम आया था उसके अंदर क्या हुआ था कि 1857 का विद्रोह उसी समय हुआ था। और 1857 के विद्रोह के समय भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ रोष हो गया था, काफी गुस्सा हो गया था। तो उससे आगे के जो भारत के शासन अधिनियम आए उनके अंदर अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को अपने शासन की तरफ लुभाने के लिए क्या है, भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर बढ़ा दिया गया। तो उसमें हुआ क्या, 1862 के अंदर जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मनोनीत किया गया, नॉमिनेट किया गया। तो नॉमिनेट जिन 3 भारतीयों को किया गया वो कौन थे दोस्तों, राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनाकर राव। इन 3 भारतीयों को भारत के वायसराय हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो उनकी वैधानिक परिषद थी, उसके अंदर उनको नॉमिनेट किया गया। प्रथम बार मतलब भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन कब किया गया, 1862 ईस्वी में। इससे आगे क्या हुआ दोस्तों, जब 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आया था। मार्ले मिंटो एक्ट का इसको क्यों बोलते दोस्तों, तो लॉर्ड मार्ले थे और एक लॉर्ड मिंटो जो थे। लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के जो है सचिव थे ब्रिटिश के अंदर में, और मिंटो जो है दोस्तों वो थे भारत के वायसराय उस समय। तो लॉर्ड मिंटो एक्ट आया था, और लॉर्ड मिंटो को जो है दोस्तों सांप्रदायिकता के जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एक्ट आया था दोस्तों ये इन दोनों लॉर्ड मार्ले और मिंटो के रिकमेंडेशन पे ही आया था। इन्होंने उसको स्वीकृति दी थी, उस एक्ट को। फाइनल जो डिसीजन था वो उनका ही था। इनको सांप्रदायिकता के जनक कहा जाता है। क्यों इनको सांप्रदायिकता के जनक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने भारत को जो है धर्म के आधार पर भारतीयों को जो है रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया था, उसके गवर्नमेंट के अंदर में भी और पदों के अंदर में भी और वोटिंग राइट्स में भी, कि सभी जो धर्म के ग्रुप हैं उनको ये बोल दिया गया था कि इस धर्म का जो है इतना रिजर्वेशन रहेगा गवर्नमेंट के अंदर में, इस धर्म को जो है इतना वोटिंग के राइट रहेंगे। तो मतलब क्या है, धर्म के आधार पर उन्होंने जो है लोगों को बांटने की कोशिश की थी। उससे अगला क्या हुआ दोस्तों, जिस प्रकार हमने बताया था कि उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थापित जो नॉमिनेट हुए थे 3 बंदे थे, इसी प्रकार जितेंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे दोस्तों पहले भारतीय थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मनोनीत हुए थे। इससे आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट 1919 था दोस्तों, इसको काला कानून भी बोलते हैं। और ये जो आया था दोस्तों उस समय क्या थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय, भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इस एक्ट के से संबंधित क्या हुआ था दोस्तों, क्योंकि जो 1919 का जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो एक्ट आया था दोस्तों 1919 में, तो उस एक्ट से जो है भारतीय काफी असंतुष्ट थे। असंतुष्ट क्यों थे, क्योंकि उसके अंदर भारतीयों का जो है डिसीजन जो नहीं लिया गया था और भारत के ऊपर कानूनों को थोपा गया था उस एक्ट के माध्यम से, इसलिए उसके खिलाफ लोगों में जो है काफी गुस्सा था। और उस गुस्से के खिलाफ क्या हुआ दोस्तों, रोलेट एक्ट आया उस गुस्से को शांत करने के लिए। कि रोलेट एक्ट के माध्यम से यह था कि लोग जो है कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते थे और लोग जो है अपना गुस्सा जो है दिखा नहीं सकते थे, कोई हड़ताल नहीं कर सकते थे, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो उनको बिना किसी वजह के, बिना किसी विटनेस के जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और उनको जो है जो भी मर्जी जो चाहे, जो अंग्रेज चाहते थे वो सजा उनको दे सकते थे, इसलिए इसको काला कानून बोलते हैं। तो इस एक्ट के विरोध से जो है दोस्तों लोग नाराज हो गए थे और वो जलियांवाला बाग के अंदर में जो है दोस्तों वो संपूर्ण रूप से वो सम्मिलित हुए थे, कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। और उस समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जैसा आप सबको पता कि जनरल डायर ने जो है दोस्तों वहां पे गोलियां चलवा दी थी, तो जलियांवाला बाग का जो संबंध है हत्याकांड का संबंध वो भी रोलेट एक्ट की वजह से ही हुआ था। इससे आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों यूपीएससी की स्थापना, कि भारत के अंदर सर्वप्रथम यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। और उस समय दोस्तों कौन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में भी पूछा गया है कि यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगर इससे आगे हम बात करें दोस्तों कि भारतीयों ने जो है दोस्तों पहला अपना जो है बिल प्रस्तुत किया था, उसका नाम क्या था, वो बिल था दोस्तों कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। और इसको प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। उन्होंने 1925 ईस्वी में ये बिल अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किया था और ये पहला स्टेप था भारतीयों का जो है कानून बनाने से लेकर के। भारतीयों ने मतलब इस बिल के द्वारा ये जो है एक किस्म से इसकी घोषणा कर दी थी कि भारतीय जो है अपना संविधान खुद बनाएंगे। भारतीयों का संविधान बनाने से संबंधित जो पहला बिल था वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था और ये बिल प्रस्तुत हुआ था 1925 में।
उसके आगे क्या हुआ दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट जो आई थी दोस्तों, उसको नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किसने किया था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में उसको नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। और ये कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस की जो है दोस्तों संपूर्ण कांग्रेस इसके ऊपर सहमत हुई थी। और ये सहमत इसके अंदर क्या था नेहरू रिपोर्ट में, कि भारत के अंदर जो शासन है वो भारत के जो लोग हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपना शासन खुद चला सकते हैं, वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं और अंग्रेजों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। तो ये पहली नेहरू रिपोर्ट थी। उसके बाद क्या होता दोस्तों, जैसे हमने बताया था 1919 का अधिनियम आया था, उसके बाद में ये हुआ था कि 1929 में यानी इसके 10 साल बाद में जो है दोस्तों एक कमीशन भारत आएगा और उसको ऑब्जर्व करेगा कि जो भारत के अंदर नियम कानून है वो कैसे हैं और किन नियमों की और ज्यादा जरूरत है। तो उससे संबंधित जो कमीशन आया था दोस्तों वो आया था साइमन कमीशन 1928 में। हालांकि ये 2 साल पहले ही भारत आ गया था, इसकी घोषणा हुई थी 1927 में और 1928 में ये कमीशन भारत आया था। और ये जो कमीशन भारत आया था दोस्तों, इसने भी अपनी काफी रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि वो जितनी भी रिकमेंडेशन थी इसकी, वो भारतीयों के सारे खिलाफ थी। भारतीयों का उसके अंदर कोई नेतृत्व नहीं था, भारतीयों का उसके अंदर कोई भी डिसीजन नहीं माना गया था, किसी भी भारतीय को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया था उससे कि भारत के अंदर जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसमें भारतीयों की भी राय ली जाए, उनकी भी एडवाइस ली जाए, ऐसा इसके अंदर नहीं हुआ था। इसलिए लोगों ने जो है दोस्तों नारे लगाए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, और लोग इससे जो है नाखुश हुए थे। और नाखुश होने के बाद में दोस्तों इसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी वो 1935 के अधिनियम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लोग जो नाखुश हुए थे इससे, उसी वजह से दोस्तों जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में। सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था वो 1930 ईस्वी में इसी वजह से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और इससे आगे क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसके बेसिस पे 1935 का अधिनियम आया था दोस्तों। जो हमारा वर्तमान का जो संविधान है दोस्तों, वो 1935 अधिनियम जो है 1935 अधिनियम का ही 70 पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, भारत के अंदर पूरा संविधान प्रस्तुत किया गया था कि किसके द्वारा जो है दोस्तों, इसके अंदर काफी आर्टिकल थे, 300 प्लस आर्टिकल थे उसके अंदर, और उसकी 10-12 अनुसूचियां थी जिसके द्वारा बताया गया था कि भारत का संविधान किस प्रकार चलाया जाएगा। और इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि 1935 के अधिनियम के अनुसार पहली बार जो है प्रांतीय चुनाव हुए थे और 11 प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। और 11 प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में क्या होता, मुस्लिम वर्ग जो है उससे काफी नाखुश था, क्योंकि मुस्लिम वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम लीग जो है उन चुनाव में कई जगह हार गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद में अंग्रेजों ने जो है दोस्तों भारतीयों को मजबूर किया द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल होने पर, और कांग्रेस ने इस वजह से दोस्तों इस्तीफा दे दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत हुई। 1942 में जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में। जैसा हमने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन का समर्थन करने से मना कर दिया था। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया था और 1942 के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये मिशन भारत आया था और इन्होंने भारतीयों को जो है युद्ध में शामिल होने के लिए सजेस्ट किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन में जो है इन्होंने दोस्तों भारतीयों को सजेस्ट किया था कि युद्ध के अंदर शामिल हो जाए, और इन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था कि भारतीयों को अगर वो युद्ध में अगर भारतीय शामिल हो जाते हैं ब्रिटेन के समर्थन में, तो युद्ध समाप्त होने के पश्चात वो भारत को आजाद कर देंगे और उनको जो है शासन जो है अपना सौंप देंगे। इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, जैसा हमें पता है 1945 में जो है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था और 1946 के अंदर में 6 दिसंबर 1946 को भारत के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ। जो हमारा वर्तमान संविधान है जिसके हिसाब से हमारी रूलिंग चल रही है अभी, उसका संविधान सभा गठन कब हुआ, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और ये संविधान जो है 3 साल में बनके लगभग 3 साल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगभग 3 साल के अंदर यह संविधान हमारा कंप्लीट हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो हमारा दोस्तों बन के कंप्लीट हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान हमारा लागू हुआ, शुरुआत हुई। और माउंटबेटन योजना के बारे में अगर हम पढ़े दोस्तों, माउंटबेटन योजना थी दोस्तों 3 जून 1947 को थी। ये भारत पाक विभाजन से संबंधित योजना थी। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय भारत के वायसराय, उनने जो है दोस्तों माउंटबेटन योजना उसको कहा जाता है, उन्होंने भारतीय की जो कांग्रेस सरकार थी उसको और जो मुस्लिम लीग वर्ग जो था, जो अलग देश की मांग कर रहा था, उन दोनों की सहमति से दोस्तों एक योजना बनाई थी, जिससे कि जो भारतीयों को जो सत्ता हस्तांतरण हुई थी, जो भारतीयों को जो है रूलिंग ट्रांसफर हुई थी ब्रिटिश के द्वारा, तो उसको जो है दोस्तों ब्रिटिश भारत के 2 टुकड़े किए गए और उनके द्वारा उनको जो है दोस्तों वो सत्ता स्थापित की गई। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे दोस्तों वो
पहले जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भी बने और इन्होंने जो है दोस्तों हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू, उनको भी इन्होंने ही शपथ दिलाई थी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हमने जो है मोटे मोटे जो पॉइंट थे, महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो सभी इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिए हैं। अगर हम हमारे इन सब के बारे में डिटेल से अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है दोस्तों लिंक दे देंगे उन पिछले 3 वीडियो का भी, उसके अंदर जाके आप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।